नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह करंट अफेयर पर आधारित रहने वाला है। तो आज हम कुछ मुख्य करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज के हमारे प्रमुख करंट अफेयर हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो हमारे भारत की है। तो इसी के साथ देखते हैं भारत के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत को भारत गणराज्य भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। तो दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार स्थित है। भारतीय महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व से इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, हाल ही में चीन ने फेंग्यू 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं कि फेंग्यू जो 3 सैटेलाइट है वो क्या है। तो चलते हैं हमारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। एक मार्च 4C रॉकेट को 2 अगस्त को रात 11:47 पर EDT 0347 GMT 3 अगस्त को बीजिंग समय 11:47 सुबह गोबी रेगिस्तान में जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से छोड़ा गया। प्रज्वलन पर रॉकेट के हाइपरगोलिक प्रणोदक से नारंगी धुआं निकला, साथ ही बैंगनी रंग का धुआं रॉकेट को नीले आसमान में धकेल रहा था। प्रोपेलर को इष्टतम तापमान पर रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंसुलिन टाइलें रॉकेट पर चढ़ती ही गिर गई। जहाज पर फेंगुइन 3F उपग्रह था, जो चीन मौसम विज्ञान प्रशासन के कम पृथ्वी और भू समकालीन कक्षाओं में फेंगुइन उपग्रहों के बेड़े में शामिल हो गया। यह 2013 में लॉन्च किया गया था। फेंगुइन 3C उपग्रह की जगह लेता है। जो फेंगुइन 3C है वह उपग्रह की जगह लेता है और ये 2013 को लॉन्च किया गया था। तो ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया था। मौसम विज्ञान प्रशासन के कम पृथ्वी और भू समकालीन कक्षाओं में उपग्रहों के बेड़े में शामिल हो गया था। तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई है। तो 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। तो देखते हैं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता क्या है। चलते हैं आगे। रक्षा मंत्रालय में विश्व सचिव निवेदिता शुक्ला और वर्मा के रक्षा उप महासचिव नुचित श्रीबुनसांग ने यह सह अध्यक्ष की बैठक की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की और नए पहलों का पता लगाया। दोनों के शेयर्ड हित के रीजनल और ग्लोबल स्कॉलरशिप पर भी विचारों का समावेश
समावेशी नियुक्ति की। भारत और रक्षा इस सहयोगों का एक प्रमुख स्तंभ है। और आगे देखते हैं भारत और थाईलैंड के संबंधों के बारे में। तो जैसे कि भारत और अंडमान सागर में एक समुद्री साझा सीमा होती है। 1947 में भारत के साथ लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश एक थे। 2001 के बाद भारत थाईलैंड के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत और बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से जुड़े विभिन्न बहुआयामी मंचों से जुड़े उप क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक में सहयोग कर रहे हैं। भारत में 2002 में एशिया सहयोग वार्ता SSID द्वारा शुरू किया गया और 6 देशों के समूह मेकांग गंगा असिस्टेंस MGI का सदस्य है। माल के व्यापार पर भारत एशियाई समझौता जनवरी 2010 में लागू हुआ था। 2015 से भारत का सबसे बड़ा एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास AX कोबरा गोल्ड में भाग ले रहा है। मैत्री सेना अभ्यास और सियाम भारत वायुसेना अभ्यास देशों के बीच अभ्यास है। तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट नंबर 4। हाल ही में केन्या देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TEPA-1 लॉन्च किया है। तो केन्या देश है, उसने ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TEPA-1 लॉन्च किया है। देखते हैं कि ये ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TEPA-1 क्या है। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसे 12 दिसंबर 1964 को आज़ादी मिली थी। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषाएं स्वाहिली और अंग्रेजी है। केन्या में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा केन्याई शिलिंग KES है। केन्या एक एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र है। केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति विलियम रूटो है। केन्या के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ है। केन्या में सीनेट के अध्यक्ष एमर्सन किंगी है। केन्या में विधानसभा के अध्यक्ष मोसेस बेतागुला। तो आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5। हाल ही में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज को दूसरे कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो जो क्यूबा है उसके जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो मिगेल डियाज को चुना गया है। तो देखते हैं कि मिगेल डियाज कौन है। मिगेल डियाज कनेल को जब साल 2013 में क्यूबा का उपराष्ट्रपति बनाया गया था तब वो कोई बहुत चर्चित नाम नहीं थे, लेकिन उसके बाद से वो कास्त्रो का दाहिना हाथ बन गए थे। उन्हें पिछले 5 सालों में से राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। देश के पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले तक भी 57 वर्षीय डियाज के पास लंबा राजनीतिक अनुभव था। उसका जन्म अप्रैल 1960 में हुआ था। इससे 1 साल पहले ही जुआ फिदेल कास्त्रो देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो जो डियाज थे वो 57 वर्षीय राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति थे और उनका जन्म 1960 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6। हाल ही में चुनाव आयोग ने कर्नाटका राज्य से पहली बार वोट फॉर होम की शुरुआत की है। तो जो कर्नाटका राज्य है उसने वोट फॉर होम की शुरुआत की है पहली बार भारत में। तो देखते हैं कि वोट फॉर होम क्या है।
भारतीय चुनाव आयोग 80 साल से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वोटिंग का एक नया विकल्प लेकर आया है। ऐसे लोग अपने घर से मतदान कर सकेंगे। जैव व्यवस्था आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों से शुरू हो रही है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग ऐसी सुविधा 80 साल और उससे अधिक के मतदाताओं को उपलब्ध करवाने जा रही है। यही नहीं, चुनाव आयोग दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था करेगा और वोटरों को यह जानने का भी मौका देगा कि क्या उनके उम्मीदवार की पृष्ठभूमि आपराधिक है। तो जो वोट फॉर होम है वो 80 साल के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, जो कि अपने घर से ही वोट दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की। हाल ही में एंजेला मार्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। एंजेला मार्केल को जो जर्मनी का है उनका सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो देखते हैं कि एंजेला मार्केल कौन है। एंजेला मार्केल का जन्म हैम्बर्ग में हुआ था, जो उस समय पश्चिमी जर्मनी का हिस्सा था और पूर्व जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में पली बढ़ी। यहाँ वह 1990 में जर्मनी के पुनर्मिलन तक रही। मर्केल ने अब रसायन विज्ञान के प्रोफेसर जोआचिम सायर से शादी की। 2000 से 2018 तक वह जर्मन कंजर्वेटिव पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी (CDU) की अध्यक्ष थी। 22 नवंबर 2005 को दो सबसे बड़े जर्मन राजनीतिक दलों CDU, CSU और SPD के गठबंधन में मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी। 2009 में अगले चुनाव के बाद उन्होंने जर्मन उदारवादी पार्टी FDP के साथ गठबंधन बनाया। 2013 और 2017 के संघीय चुनावों के बाद वह फिर से गठबंधन सरकार की चांसलर के रूप में उभरी। उनके पिता एक लूथरन पादरी थे और उनकी मां एक स्कूल शिक्षिका थी। राजनीतिज्ञ बनने से पहले उन्होंने भौतिक रसायन विज्ञान में एक शोधकर्ता के रूप में काम किया। दिसंबर 2015 में उन्हें टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। अक्टूबर 2018 में मर्केल ने राजनीति से अपनी स्थायी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह दिसंबर 2018 में पार्टी सम्मेलन में CDU के नेता और 2021 में चांसलर के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद एक अन्य महिला राजनीतिक एनेग्रेट कैरेन बाउर ने उनकी जगह CDU नेता का पद संभाला। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर सबसे आगे रहा है। जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो कर्नाटक राज्य यानी कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित है। बेंगलुरु इसमें सबसे आगे है। तो देखते हैं बेंगलुरु के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य। बेंगलौर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह कितना स्वागत करने वाला है। बिल्कुल स्टैंडर्ड लिविंग आवासों की तरह आपकी ज़रूरतों, हाउस कीपिंग, कपड़े धोने, भोजन का ख्याल रखने से लेकर आपको अपना समुदाय ढूंढने की सुविधा देने तक गोस्ट एजेंट्स हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि आप घर से ऐसा महसूस करें, भले ही आप इससे मीलों दूर हो। उम्मीद है बेंगलुरु के बारे में यह लेख आपको शहर में जाने के लिए आवश्यक अंतिम प्रोत्साहन देगा, क्योंकि एक बार जब आप यहाँ आ जाएंगे तो कुछ ही समय में यह बेंगलुरु से नवा बेंगलुरु में बदल जाएगा। तो बेंगलुरु एक बहुत ही अच्छा शहर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 9। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है।
सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र बैंक है जिसका मुख्यालय कुंभकोणम, तमिलनाडु में है। बैंक का नाम शुरू में कुंभकोणम बैंक लिमिटेड था और इसे 31 अक्टूबर 1904 को शामिल किया गया था। बैंक ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक क्षेत्रीय बैंक की भूमिका को प्राथमिकता दी। वित्त वर्ष 2022 में बैंक का बाजार पूंजीकरण ₹93.62 बिलियन था और इसमें 774 शाखाएं और 1762 एटीएम संचालित किए। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। तो देखते हैं कि 4% आरक्षण क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने रोजगारी वाले विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% कोटा लागू किया है। यह ताज़ा उन कैडरों के लिए लागू होगा यहाँ पर डायरेक्ट सेवा के माध्यम से भर्ती कम से कम 75% से कम हो। राज्य मंत्री परिषद ने निचले वेतन आयोग के अनुसार गैर शिक्षण कर्मचारियों को स्नातक वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है। पाठक राशि का भुगतान अगले 5 वर्षों तक हर साल 1 जुलाई को 5 किस्तों में किया जाएगा। सरकार ने 2022 में अनैतिक विभाग की स्थापना की थी जो विभिन्न अंगविकलांग लोगों के हित और कल्याण की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिससे महाराष्ट्र देश में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बनाया गया है। तो जो 4% आरक्षण लागू हुआ, ये आरक्षण महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए इसकी घोषणा की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट 11 की तरफ, जो है हाल ही में राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो देखते हैं कि बाजरा फेस्टिवल क्या है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। बाजरा, जिसे मोती भी कहा जाता है, एक प्रकार का बाजरा है जो आमतौर पर भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में उगाया और खाया जाता है। हालांकि बाजरे को समर्पित कोई विशिष्ट अनुष्ठान या त्योहार नहीं है, लेकिन इसे अक्सर विभिन्न क्षेत्रीय व्यंजनों में मुख्य भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और यह कुछ त्योहारों या अनुष्ठानों से जुड़े पारंपरिक भोजन का हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए बाजरे की रोटी, बाजरे से बनी रोटी, यानी कि राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ भारतीय राज्यों में एक लोकप्रिय व्यंजन है और अक्सर विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान परोसी जाती है। बाजरे का उपयोग बाजरे की खिचड़ी और बाजरे के लड्डू जैसे व्यंजन तैयार करने के लिए भी किया जाता है, तो जो उत्सव के भोजन का हिस्सा भी हो सकते हैं। तो बाजरा, जो कि हम रोटी भी बनाते हैं, तो एक व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 12 की तरफ, जो है हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को प्रदान किया गया है। जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो आशा भोसले, जो कि एक बहुत ही हिंदी जगत की एक अच्छी गायिका है, उन्हें प्रदान किया गया है। देखते हैं लता जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा गणपत राव भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ। हिंदी फिल्मों की मशहूर पार्श्व गायिका है
लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री आशा ने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 16,000 गाने गाए और इनकी आवाज़ के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषा के भी अनेक गीत गाए हैं। आशा भोसले ने अपना पहला गीत वर्ष 1948 में सावन आया फिल्म चुनरिया में गाया था। तो आशा भोसले जी है वो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है जो कि हिंदी फिल्म जगत में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 13, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप है। तो देखते हैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो कृषि मंत्रालय ने साथी पोर्टल ऐप मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। अब इसके सहायता से किसानों के साथ बीजों की धोखाधड़ी नहीं होगी। इसकी सहायता से पता लगाया जा सकता है कि किसी बीज की गुणवत्ता कितनी सही और कितनी गलत है। इस सिस्टम में QR कोड होगा। तो जो ऐप ये है कृषि मंत्रालय के लिए बहुत ही लाभदायक ऐप है जो कि उन्हें बहुत ही सहायता देने वाला ऐप होगा। बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 14 की तरफ जो है हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। तो जो इंग्लैंड के क्रिकेटर गैरी बैलेंस है उन्होंने अपने जो क्रिकेट के करियर से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। गैरी साइमन बैलेंस, जन्म इनका 22 नवंबर 1999, जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2013 से 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया और 2023 में जिम्बाब्वे का भी प्रतिनिधित्व किया। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज है जिन्होंने आखिरी बार खेला था यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब। उनका जन्म हरारे जिम्बाब्वे में हुआ था। वह क्रीज में गहराई से प्रहार करने की अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रेजिडेंसी और ब्रिटिश पासपोर्ट के माध्यम से इंग्लैंड के लिए खेलने की योग्यता प्राप्त की। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 15 नंबर पॉइंट की तरफ जो है हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान राज्य शीर्ष पर रहा है। तो जो श्रम दिवस है तो राजस्थान में इसे पहले स्थान पर माना गया है। तो देखते हैं श्रम दिवस के बारे में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 1 मई या मई का पहला सोमवार कई देशों में राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश होता है। ज़्यादातर मामलों में इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इसी नाम से जाना जाता है। कुछ देश अपने लिए महत्वपूर्ण अन्य तिथियों पर मजदूर दिवस मनाते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो सितंबर के पहले सोमवार को मजदूर दिवस मनाते हैं। 1955 में कैथोलिक चर्च ने 1 मई को सेंट जोसेफ द वर्कर को समर्पित किया। संत जोसेफ अन्य लोगों के अलावा श्रमिक और कारीगरों के संरक्षक संत है। तो जो श्रमिक दिवस है वो 1 मई या पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो देखते हैं आगे पॉइंट नंबर 16 क्या कहता है। हाल ही में ओडिशा राज्य जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी करेगा। जो कि ओडिशा राज्य है जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी करेगा। तो देखते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप क्या है।
2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप प्रयोजनों कारणों से 2023 हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के रूप में जाना जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण था जो 9 से 18 जून 2023 के बीच भारतीय शहर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के द्वारा किया गया था। उत्तर कोरिया ने 2019 में फाइनल में ताजिकिस्तान पर 1-0 से जीत के साथ पिछला संस्करण जीता था। फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराने के बाद भारत इस संस्करण का चैंपियन बना। 2-2 गोल के साथ भारत के लालिया नुजाला चांगते और सुनील छेत्री टूर्नामेंट के संयुक्त शीर्ष स्कोरर थे। भारत के संदेश झिंगन को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था। तो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी झिंगन हैं उन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 17, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। देखते हैं हरमनप्रीत के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। हरमनप्रीत कौर का जन्म 8 मार्च 1999 में एक भारतीय क्रिकेटर को हुआ था। तो भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेटर की कप्तान के रूप में कार्यरत है। सभी प्रारूपों में टीम महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलती है और कप्तानी भी करती है। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में खेलती है और उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया था। तो उनका जन्म 8 मार्च 1999 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने का लक्ष्य रखा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के मकसद से एक आदेश जारी कर सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की बात कही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य के अधिकार क्षेत्रों में आने वाले सभी विभागों और संस्थानों को वर्ष 2030 तक अनिवार्य रूप से अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। तो ये एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा घोषित किया गया है कि सभी राज्य में सरकारी जो विभाग हैं वह इलेक्ट्रिक व्हीकल ही प्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 19, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को अंतिम CEO नियुक्त किया है। तो जो कर्नाटक बैंक है उन्होंने अपने CEO को शेखर राव को नियुक्त किया है। एक प्रेस बयान में कहा गया है कि शेखर राव के पास बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान, उत्पाद व्यवसाय प्रबंधन, रणनीति और संचालन जैसे क्षेत्रों में 29 से अधिक वर्षों का समग्र कार्य अनुभव है। इसमें कहा गया है कि उनके पास MD, CEO और बोर्ड समितियों को रिपोर्ट करने के लिए
CXO भूमिकाओं में 10 साल से अधिक का अनुभव है, तो इसीलिए उन्हें CEO नियुक्त किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी करंट अफेयर की और पॉइंट नंबर 20। तो इसके साथ ही हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण MCQs। तो देखते हैं आज का हमारा लास्ट आखिरी करंट अफेयर क्या है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय मुंबई में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा। तो हाल ही में इस्पात मंत्रालय मुंबई में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा। ये हमारा आखिरी जो आज का करंट अफेयर है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। 19 अप्रैल 2023 को इंडिया स्टील 2023 के उद्घाटन स्तर को भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा श्री शुभकांत पांडा, फिक्की के अध्यक्ष सुश्री सोमा मॉडल सेल की चेयरपर्सन, फिक्की इस्पात समिति के अध्यक्ष तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान इस्पात क्षेत्र में नवीनतम उत्पादों एवं नवोन्वेषणों को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी भी समवर्ती तरीके से आयोजित की जाएगी। तो 19 अप्रैल 2023 को इंडिया स्टील 2023 के उद्घाटन स्तर को भारत सरकार केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर था। तो आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQs। तो हमारा पहला जो MCQs है, तो देखते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर A बेंगलुरु, ऑप्शन B नई दिल्ली, ऑप्शन C मुंबई, ऑप्शन D अहमदाबाद। तो हमारा जो ऑप्शन B है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में शामिल हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ी संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन A मेघालय, ऑप्शन B त्रिपुरा, ऑप्शन C नागालैंड, ऑप्शन D मणिपुर। तो हमारे प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन D मणिपुर। तो जो कि हाल ही में मणिपुर में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ो संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो है हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन A इज़राइल, ऑप्शन B ईरान, ऑप्शन C सीरिया, ऑप्शन D फिलिस्तीन। तो ऑप्शन C जो हमारा सही है, सीरिया जो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है, C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य को कुंभम अंगूर को GI टैग का मिला है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन A तमिलनाडु, ऑप्शन B असम, ऑप्शन C कर्नाटक, ऑप्शन D झारखंड। तो ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो है हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है।
तो ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी मॉस्को। तो न्यूयॉर्क है जो टॉप 10 सबसे धनी शहरों में से एक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।